हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पार्ट 2 आरएन। और आज अपन पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी। और एनाटॉमी में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर के लिए। और आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है जो एनाटॉमी का, उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ये देखो, सबसे पहले बताता हूँ, ये एक बेसिक चैप्टर है। इसमें बस आउटलाइन दे रखी है कि अपन पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका जो पहला टॉपिक है। इस चैप्टर में जो अपना पहला टॉपिक है अपना लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। और इससे क्वेश्चन आ सकता है एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा सिंपल है, इसको बड़े ध्यान से देखना। बड़ा सिंपल है और अच्छी तरह आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है कि अपनी बॉडी की जो अपनी बेसिस अपन छोटी सी क्लास से पढ़ता रहे, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लिव। फंक्शनल यूनिट पूछी है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट के बारे में इस चैप्टर में बताया है। सबसे पहली चीज की एक लिविंग मैटर की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो उसके बारे में बताया। वो जैसा कि आप सब जानते हो, आंसर जाएगा सेल्स। सेल्स अपनी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चर, है ना। साथ में ये और बताया गया है कि अपनी बॉडी में इनका जो नंबर होता है वो होता है 30 ट्रिलियन। आपको पता है कि 1 मिलियन होता है वो होता है 10 लाख, और 1000 मिलियन मन के बनाता है 1 बिलियन, और 1000 बिलियन मिलकर बनाते हैं 1 ट्रिलियन बनाते हैं। तो 30 ट्रिलियन सेल्स अपनी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया कि ये सेल्स इतनी छोटी होते हैं, ये सेल का साइज बहुत छोटा होता है, टू स्मॉल टू बी सीन बाई नेकेड आई। इतनी छोटी होता है कि इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको मैग्नीफाई लेंस की जरूरत होती है। इसके बाद में इस चैप्टर में एक टर्म और बताई गई है, सेल डिफरेंशिएशन। और इसका क्वेश्चन भी आया गया है एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसको भी समझना, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेल डिफरेंशिएशन होता है कि जैसे कोई सेल जब लेस स्पेसिफिक होती है, लेस स्पेसिफिक सेल का मोर स्पेसिफिक सेल में, लेस स्पेसिफिक सेल का मोर स्पेसिफिक सेल में ट्रांसफॉर्म होना, यही सेल डिफरेंशिएशन होता है। मतलब कि डेवलपमेंट का ये एक हिस्सा है, ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। समझो कैसे। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, स्टार्टिंग में वो एमबीबीएस करता है, लेकिन वो उस टाइम पे क्या नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं होता, मतलब कि वो एक स्पेशल नहीं होता। धीरे धीरे या तो वो सर्जरी में स्पेशलिस्ट होता है या वो मेडिसिन में स्पेशलिस्ट होता है। तो धीरे धीरे वो एमबीबीएस में अनस्पेशलाइज था, लेकिन वो धीरे धीरे स्पेशलाइज होता है, एमडी एमएस करके वो स्पेसिफिक होता है। फिर बाद में जब वो डीएम करता है तो और स्पेशलिस्ट होता है, एमसीएच करता है तो और स्पेशलिस्ट होता है। तो धीरे धीरे एक जैसे बेसल होता है, मतलब कि वो शुरू में कोई उसको स्पेसिफिक सिटी नहीं होती, उसमें कोई भी स्पेशलिटी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्पेशलिटी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएट करना। अब ये डीएम है वो और डॉक्टरों से अलग है, और डॉक्टरों से वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। यदि कोई न्यूरो का है, यदि कोई न्यूरोलॉजिस्ट है तो नॉर्मल डॉक्टरों से अलग हो गया, मतलब कि उसका एक पर्टिकुलर काम है, वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशनों को देखेगा। ठीक है, इसी तरह ऐसे होता है, इसी तरह इसमें होता है कि आपकी बॉडी में बेसिक सेल की हम बात करें तो बेसिक स्टेम सेल होती है। अपनी बॉडी में बेसिक स्टेम सेल होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ सेल होती है वो न्यूरॉन बन जाती है, कुछ सेल मसल्स टिश्यू बनाती है, मसल्स बनाती है, मसल सेल बन जाती है। तो ऐसे ऐसे ये स्पेसिफिक फंक्शन करने चल जाते हैं। जैसे नर्व सेल है, उसका कंडक्शन का काम हो जाता है, मसल सेल है उसका कॉन्ट्रैक्शन का काम हो जाता है। इसलिए इनके क्या बढ़ते जाते हैं, स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। अब जैसे मसल सेल है उसको आप और सेलों से इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हो, तो इसको अपन बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अपने इस चीज को अच्छे से समझा कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में इस जगह बताया है आगे, इस बुक में आगे बताया गया है अपन को
कि पेन बदल देते हैं अपन। आगे अपन को बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं, सेल्स का जो सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन, वो सिमिलर स्ट्रक्चर वाली जो भी सेल है, सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर वाली जितनी भी सेल है, वो मिलके उनका ग्रुप है, उसको हम एक नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं टिश्यू। और जिसमें आगे ये बताया कि इसको अपन चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बताया कि सिमिलर फंक्शन वाली और सिमिलर स्ट्रक्चर वाली सेल एक ग्रुप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये ग्रुप में पाई जाती है और उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। आगे जाके देखते हैं कि ये टिश्यू भी 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, मसल्स टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, इसके बाद में नर्वस टिश्यू रहता है और एक टिश्यू और होता है नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल मसल्स टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, इनको आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टरों में जाकर। फिर आता है कि ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, इसने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू का जो कलेक्शन होता है, उनका जो ग्रुप होता है या उनका जो कलेक्शन होता है, वो मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे बताया गया है कि जैसे स्टोमक होता है, उसकी वॉल की बात करें तो वॉल तो बनाता है एपिथेलियम। यदि हम सुपरफिशियल वॉल की बात करें या लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, यदि अपन उसकी लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग तो कौन बना रहा है? एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन उसकी जो डीप वॉल है, जो अंदर से दीवार है, वो कौन बना रहा है? मसल्स टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कराते हैं ऑर्गन को, तो उनका ग्रुप क्या कहलाता है? स्टमक हो गया, उसका ऑर्गन, उसका एक ग्रुप कहलाता है। मतलब आप समझ पाएगी, डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर एक पर्टिकुलर काम के लिए डायरेक्शन देते हैं, उसको, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। और उसने बताया कि अपनी ह्यूमन बॉडी में लगभग 80 ऑर्गन पाए जाते हैं। कितने ऑर्गन पाए जाते हैं? 80 ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके बाद में बताया कि इन ऑर्गन से मिलकर, ऑर्गनों का जो ग्रुप है, उनसे मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है, ऑर्गन के ग्रुप से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है, उसको नाम दिया सिस्टम। क्या नाम दिया? सिस्टम। मतलब ऑर्गनों से मिलकर क्या बनता है? सिस्टम बनता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जीआईटी सिस्टम हो गया, तो जीआईटी सिस्टम पैनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब मिलकर एक सिस्टम बना रही है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, अपना फूड का डाइजेशन करना, इंजेक्शन करना, एक्सक्रीशन करना, ये सारे काम करती है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। और ये सारे सिस्टम, अपनी बॉडी में काफी सारे सिस्टम है, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। कैसे करते हैं? इंटरडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि एक दूसरे कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे कोऑर्डिनेट करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं। यदि एक सिस्टम भी खराब हो जाता है, एक सिस्टम भी अपने फंक्शन में ढीला हो जाता है, तो उसका इफेक्ट है वो अपनी पूरी बॉडी के आउटकम पे देखने को मिलेगा। अपन यदि चाहते हैं कि अपनी पूरी बॉडी एक हेल्दी रहे, तो उसके लिए सभी सिस्टमों को एक दूसरे से जुड़ के काम करना पड़ेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इस तरह अपन ने पढ़ा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार और अपन इस सबको देख लेते हैं शुरू से। जैसे मैं एक बार और आप सबको बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं, जैसे मैं आपको कि अपन जो एनाटॉमी का जो पहला चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। और मैं बता रहा हूं ये आपकी बुक का बेसिक चैप्टर हो जाता है, बेसिस चैप्टर है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। और ये अपने एक बार तो मुझे पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें सबसे पहली बात जो बताई गई है वो बताई गई है सेल्स के बारे में। जो पहला पॉइंट है वो सेल्स के बारे में बताया गया है। और सेल्स के बारे में क्या बताया गया है कि सेल्स अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं।
लिविंग मैटर की होती हैं और अपनी ह्यूमन बॉडी में लगभग 30 ट्रिलियन सेल पाई जाती हैं। अपनी ह्यूमन बॉडी में लगभग कितनी सेल पाई जाती है? 30 ट्रिलियन सेल पाई जाती है। इसके बाद में ये बताना चाहता है कि सेल डिफरेंशिएशन टर्म को इसने क्या करा? स्पेसिफिक करा कि कोई भी सेल का ट्रांसफॉर्म होना लेस स्पेसिफिक टू मोर स्पेसिफिक में ट्रांसफर होना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। और इसमें आप एक टर्म और जोड़ सकते हो, फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लेस स्पेसिफिक सेल का मोर स्पेसिफिक सेल में ट्रांसफर होना, वही क्या कहलाता है? सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया कि जैसे स्टेम सेल होती है वो आगे जाके न्यूरॉन सेल, मसल सेल में जाके डेवलप होती है, तो ये एक सेल डिफरेंशिएशन का क्या हो जाता है? हिस्सा हो जाता है। इसके बाद आपको बताया गया कि डिफरेंट टाइप के सेल जिनका सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है वो एक ग्रुप बनाती है। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। उस ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, जिसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। और अपनी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। कितने टिश्यू पाए जाते हैं? 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। इन टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। इन सारे टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। डिफरेंट टाइप के टिश्यू, इसमें कभी ये नहीं कहेंगे सेम टाइप के टिश्यू, डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलकर एक क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपका स्टोमक होता है, उसकी जो लाइन होती है वो तो कौन बनाएगा? एपिथेलियम बनाएगा। जबकि जो डीप वॉल होती है वो कौन बनाता है? आपका मसल टिश्यू बनाता है। अपनी बॉडी में लगभग 80 ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसा भी अपन को रोज एंड विल्सन बुक में बताया गया है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, अपन जो बुक को रेफर करते हैं वो रोज एंड विल्सन वाली बुक है। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि इन सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? सिस्टम बनता है, जो कि एक दूसरे इंटरडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। यदि एक सिस्टम में भी दिक्कत आती है, एक सिस्टम में भी पैथोलॉजी देखी जाती है, तो अपन को पूरी बॉडी का आउटकम, अपनी बॉडी जो हेल्दी रहती है वो हेल्दी नहीं रहेगी। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक हेल्दी रहे, तो उसके लिए सारे सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर काम करना चाहिए। तो अपन ने इसमें लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी अपने पहले टॉपिक में पढ़ा।